हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। सुबह के 11 बज चुके हैं और समय हो चुका है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। द सक्सेस पॉइंट ने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। प्यारे दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाते हैं वो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए द सक्सेस पॉइंट से जुड़िए, प्रश्नों को प्राप्त करिए, अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए, क्योंकि हम हर हालत में आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए लगे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से देखना चाहते हैं, सेलेक्टेड टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें, क्योंकि जब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं दोस्तों, तो हमारी दिल की जो है वो मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, हमारी दिली इच्छा और बढ़ जाती है कि हम और अच्छा करें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि खुद भी जुड़ें और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें। चलिए देखते हैं आज विश्व के भूगोल के अंतर्गत कौन से प्रश्नों को रखा गया है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि कल जो है सिस्टम में किसी प्रॉब्लम के कारण बीच में रुक गया था, इंटरप्ट हो गया था, जिसकी वजह से वीडियो प्रॉपर नहीं हो पाई थी और वो अपडेट हो गई थी। तो इसलिए जहाँ से कल रुका था आज उसी के आगे से शुरू करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके विकल्प हैं नीपीगोन झील, मैनीटोबा झील, साइमा झील, नेटिलिंग झील। द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। नीपीगोन झील, मैनीटोबा झील, साइमा झील, नेटिलिंग झील। तो प्यारे दोस्तों, द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होती है, तो यह झील बैफिन द्वीप यानी कनाडा में स्थित होती है। पहले आपको मैं बता दूं कि द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो होती है प्यारे दोस्तों नेटिलिंग झील। कौन सी झील होती है? नेटिलिंग झील। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेटिंग झील की बात करें तो ये कनाडा में स्थित है दोस्तों। नेटिंग झील कहाँ स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? याद रखिएगा, ये कनाडा में स्थित है। ठीक है। और किस द्वीप पे? तो बैफन द्वीप, यह झील जो है बैफन द्वीप कनाडा में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी द्वीपीय झील मानी जाती है। तो ये भी प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सिएरा निवेदा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके विकल्प हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैंक, माउंट मैकिनले, माउंट व्हिटनी। सिएरा नेवादा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बता दूं दोस्तों कि सिएरा नेवादा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी लंबाई है 4421 मीटर। कितनी है दोस्तों? 4421 मीटर। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और इस चोटी का नाम क्या है? माउंट व्हिटनी। क्या है दोस्तों? माउंट व्हिटनी, जो कि विकल्प डी में दे रहा है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? प्रश्न है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गाडविन ऑस्टिन, मैटरहॉर्न, एल्ब्रुस, किलिमंजारो। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गाडविन ऑस्टिन, मैटरहॉर्न, एल्ब्रुस, किलिमंजारो। तो आपको बता दूं कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 5895। कितनी है दोस्तों? 5895 मीटर। ठीक है, ये उसकी ऊंचाई है। और अफ्रीका के सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये किलिमंजारो है। याद रखिएगा दोस्तों, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ये पूछ लिए किलिमंजारो कहाँ स्थित है, तो ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है पहले दोस्तों? तो ये तंजानिया में स्थित है।
ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बाहिया ट्रैक किस देश में स्थित है? बाहिया ट्रैक किस देश में स्थित है? आपके विकल्प हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोस्टा रिका, क्यूबा। बाहिया ट्रैक किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, फिलीपींस में, कोस्टा रिका में या फिर क्यूबा में? बाहिया ट्रैक किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोस्टा रिका, क्यूबा। दोस्तों बाहिया ट्रैक किस देश में स्थित है? तो ये कोस्टा रिका में स्थित है। बस समझे दोस्तों, बाहिया ट्रैक जो है वो कोस्टा रिका देश में स्थित है, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक सुंदर खाड़ी है जो कोस्टा रिका के दक्षिणी प्रशांत तट पर स्थित है और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्या है? एक खाड़ी है जो कोस्टा रिका देश में स्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपने उत्तर क्या देखा कि बाहिया ट्रैक किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है प्यारे दोस्तों कोस्टा रिका में। कहाँ स्थित है? कोस्टा रिका में स्थित है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न बादलों को और क्या कहा जाता है? निम्न बादलों को और क्या कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। आपका विकल्प क्या कह रहा है कि आल्टो क्यूमुलस, सिरस, सिरोस्ट्रेटस और स्ट्रेटस। बताइए दोस्तों कि निम्न बादलों को और किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प क्या हैं? आल्टो क्यूमुलस, सिरस, सिरोस्ट्रेटस और स्ट्रेटस। तो स्ट्रेटस जो होते हैं वो स्ट्रेटस बादल जो होते हैं पृथ्वी की सतह से लगभग 2 किलोमीटर या उससे कम ऊंचाई पर बनते हैं और ये घने धुंध जैसे दिखते हैं। तो भैया दोस्तों निम्न बादलों को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो इसे कहते हैं स्ट्रेटस। क्या कहते हैं? स्ट्रेटस। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या होगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह से लगभग 2 किलोमीटर या उससे कम ऊंचाई पर ये बनते हैं और ये घने और धुंध जैसे दिखते हैं। कौन? स्ट्रेटस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर कोई चक्रवात नहीं है। दूसरा कह रहा है लगभग 65% चक्रवाती गतिविधि 0 डिग्री और 5 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, या तो कोई नहीं सही है। तो प्यारे दोस्तों अगर आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा पर कोई चक्रवात नहीं होते हैं, तो ये बात सही है। ठीक है, 0 डिग्री और 5 डिग्री अक्षांश के बीच 65% चक्रवात होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि वास्तव में वहाँ लगभग कोई चक्रवात नहीं बनते। तो केवल पहला सही हो जाएगा। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शीतोष्ण चक्रवात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है ये भूमध्य रेखा के 35 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक सीमित है। ये केवल 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले समुद्रों पर बनते हैं। शीतोष्ण चक्रवात की बात हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ये एक बड़े क्षेत्र को घेरते हैं, ये उल्टे वी आकार के होते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों? चिल्ला रहे हो? पहले दोस्तों प्रश्न क्या है? शीतोष्ण चक्रवात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये भूमध्य रेखा के 35 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक सीमित है। ये केवल 26 से 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले समुद्रों पर बनते हैं, तो ये गलत है। ये एक बड़े क्षेत्र को घेरते हैं, सही है। ये उल्टे वी आकार के होते हैं, सही है। पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो बी विकल्प आपका गलत है दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर और दक्षिण महासागर कहाँ मिलते हैं? आपके विकल्प हैं ड्रेक पैसेज, अल्बर्ट्रास पठार, केप ल्यूविन और बास स्ट्रेट। हिंद महासागर और दक्षिण महासागर कहाँ मिलते हैं प्यारे दोस्तों? तो हिंद महासागर और दक्षिण महासागर कहाँ मिलते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मिलते हैं केप लुईविन में। कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो केप लुईविन में मिलते हैं। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है,
और केप लुईन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम सिरे पर स्थित है, जहाँ हिंद महासागर और दक्षिण महासागर का संगम होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से बादल प्रभामंडल बनाने में सक्षम है? क्यूमुलस, सिरोस्ट्रेटस, आल्ट्रोक्यूमुलस और निम्बोस्ट्रेटस। निम्नलिखित में से कौन से बादल प्रभामंडल बनाने में सक्षम होते हैं? प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। प्रश्न समझ में आ रहा है तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से जो बादल प्रभामंडल बनाने में सक्षम होते हैं वो होते हैं सिरोस्ट्रेटस। बादल बर्फ़ के क्रिस्टलों से बने होते हैं जो सूर्य या चंद्रमा की किरणों को अपवर्तित कर प्रभामंडल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, सिरोस्ट्रेटस। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस समूह का उपयोग रेगिस्तानी जलवायु को नामित करने के लिए किया जाता है? बात समझ में आई दोस्तों कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस समूह का उपयोग जो है वो रेगिस्तानी जलवायु को नामित करने के लिए किया जाता है? आपका विकल्प क्या है, बी, डी, एस, डब्ल्यू। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। देखिए, ए का मतलब होता है ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण आर्द्र, बी यानी शुष्क, ठीक है दोस्तों, या इसे अर्ध शुष्क भी कह सकते हैं। एस और डब्ल्यू, उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि महासागर तापमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि महासागरों का जो अधिकतम तापमान होता है वो सदैव थर्मोक्लाइन पर होता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है, थर्मोक्लाइन पर होता है। दूसरा कह रहा है कि एफोटिक जोन 200 मीटर गहराई से नीचे तक फैला हुआ है और इसमें सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। बात समझ आई दोस्तों? तो महासागरों का जो अधिकतम तापमान होता है वो सदैव थर्मोक्लाइन पर होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सतह पर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। एफोटिक जोन 200 मीटर गहराई से नीचे तक फैला हुआ है और इसमें सूर्य की किरणें नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये सही है दोस्तों। आइए देखते हैं कौन सा विकल्प पूछ रहा है। तो विकल्प पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तो पहले दोस्तों दूसरा सही होगा, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पानी की वह चौड़ी पट्टी क्या है जो तट और रीफ विकास के प्रमुख क्षेत्र के बीच स्थित है तथा जिसमें कम से कम कुछ गहरे हिस्से शामिल हैं? पानी की वह चौड़ी पट्टी क्या है जो तट और रीफ विकास के प्रमुख क्षेत्र के बीच स्थित है तथा जिसमें कम से कम कुछ गहरे हिस्से शामिल हैं? प्रवाल, लैगून, झील, शोल। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ज़्यादा ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। विकास के मुख्य क्षेत्र के बीच स्थित है तथा जिसमें कम से कम कुछ गहरे हिस्से शामिल हैं। प्रवाल, लैगून, झील, शोल। तो दोस्तों लैगून एक अर्ध बंद जल निकाय होता है जो रेत की पट्टी या प्रवाल भित्ति से मुख्य समुद्र से अलग होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लैगून। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, स्कैम्ब्रे पर्वत किस देश में स्थित है? विकल्प क्या है, क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा, आयरलैंड। बात समझ में आई दोस्तों? स्कैम्ब्रे पर्वत किस देश में स्थित है? क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा, आयरलैंड। उत्तर देने का प्रयास कीजिए। स्कैम्ब्रे पर्वत किस देश में स्थित है? क्यूबा, मैक्सिको, कनाडा, आयरलैंड। तो प्यारे दोस्तों स्कैम्ब्रे पर्वत जो है वो क्यूबा में स्थित है और इन्हें गुआमुहाया पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो कहाँ स्थित है, क्यूबा में स्थित है। तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो आपने क्या देखा दोस्तों कि स्क्रैम्बे पर्वत किस देश में स्थित है, तो ये क्यूबा में स्थित है। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, ए विकल्प। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निकोसिया की दीवारें किस देश में स्थित हैं। निकोसिया की दीवारें जो हैं वो किस देश में स्थित हैं, जॉर्जिया, ग्रीस, साइप्रस, रोमानिया। निकोसिया की जो दीवारें हैं वो कहाँ स्थित हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो दीवारें हैं ये राजधानी निकोसिया के चारों ओर बनी हुई ऐतिहासिक वेनिशियन किलेबंदी होती है। तो ये कहाँ स्थित है, आपको ये पूछा जा रहा है, जॉर्जिया, ग्रीस, साइप्रस, रोमानिया। तो इसका सही उत्तर है प्यारे दोस्तों साइप्रस। इसका सही उत्तर क्या होगा, साइप्रस। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। याद रखिएगा दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहां से आकर आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट को आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने कदम पीछे बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर सफलता आपको जल्दी नहीं मिल पा रही है तो हार नहीं मानना, क्योंकि हारता इंसान तब नहीं है जब वो हार जाता है। असलियत में इंसान तब हारता है जब वो खुद से हार मान लेता है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, सफलता चाहिए तो आपके भी अंदर लगन होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और सबसे बड़ी बात आत्मविश्वास होना चाहिए। तो जिसके अंदर ये तीनों बातें हैं वही व्यक्ति सफल हो सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ला नीना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ला नीना शब्द का शाब्दिक अर्थ है ईसा का बच्चा। दूसरा कह रहा है इस स्थिति के दौरान मध्य और पश्चिम प्रांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर बढ़ जाता है। यह नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड का चयन करना है। तो ला नीना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ला नीना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें, ला नीना शब्द का शाब्दिक अर्थ ना गर्ल चाइल्ड लड़की होता है, यानी कि ना ईसा का बच्चा। ला नीना शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ईसा का बच्चा। तो प्यारे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ला नीना का सही अर्थ होता है ईसा का बच्चा ना होना। दूसरा कह रहे हैं इस स्थिति के दौरान मध्य और पश्चिमी प्रांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर बढ़ जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सामान्य से नीचे चला जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा, डी विकल्प, ना पहला और ना दूसरा। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जीवमंडल के स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है। विकल्प है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोटोन, बायोम, इकोटाइप। जीवमंडल के स्थलीय भाग को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा उत्तर है दोस्तों। आपका विकल्प क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोटोन, बायोम और इकोटाइप। तो आपको बता दूं कि जीवमंडल के स्थलीय भाग को बायोम कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। जीवमंडल के स्थलीय भाग को बायोम कहा जाता है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बायोम वे बड़े स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्षेत्र होते हैं जिनमें जलवायु, वनस्पति और प्राणी जीवन समान प्रकार का होता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लायू नदी किस देश में स्थित है। ब्राज़ील, बहामास, डोमिनिका, फिलीपींस। उत्तर दीजिए दोस्तों, लायू नदी कहाँ स्थित है। डोमिनिका में। डोमिनिका द्वीप की सबसे लंबी नदी है ना प्यारे दोस्तों। लायू नदी कहाँ स्थित है, विकल्प क्या है, ब्राज़ील, बहामास, डोमिनिका, फिलीपींस। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लायू नदी होती है, ये लायू नदी डोमिनिका में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये डोमिनिका में स्थित है।
ये डोमिनिका में स्थित है, तो सी विकल्प तो सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लायू नदी डोमिनिका द्वीप की सबसे लंबी नदी है जो कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है। लायू नदी कहाँ स्थित है? तो ये कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है, याद रखिएगा, ये कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों आपने क्या देखा, लायू नदी किस देश में स्थित है? तो ये डोमिनिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? डोमिनिका में स्थित है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा। और लायू नदी स्थित कहाँ है? तो कैरेबियन क्षेत्र में। कहाँ स्थित है? कैरेबियन। ठीक है दोस्तों, जो कैरेबियन क्षेत्र है उसमें स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पशुपालकों के प्रतिनिधि समूह है? उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पशुपालकों के प्रतिनिधि समूह हैं? याकूत, मसाई, एस्किमोस, बेडोइन्स। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पशुपालकों के प्रतिनिधि समूह होते हैं? ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा मसाई। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका के पशुपालकों के प्रतिनिधि समूह होते हैं? तो मसाई, क्योंकि मसाई जनजाति केनिया और तंजानिया में पाई जाती है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों केनिया में पाई जाती है, और तंजानिया में पाई जाती है, याद रखिएगा। मसाई दो जगह पाई जाती है, केनिया और तंजानिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिमोर लेस्ते किस द्वीप समूह से संबंधित है? आपके विकल्प हैं ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह, लेसर सुंडा द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह, विंडवार्ड द्वीप समूह। तिमोर लेस्ते किस द्वीप समूह में स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, अगर बात किया जाए तिमोर की, तिमोर लेस्ते किस द्वीप समूह से संबंधित है? ग्रेटर सुंडा द्वीप समूह, लेसर सुंडा द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह, विंडवार्ड द्वीप समूह। तो तिमोर लेस्ते जो संबंधित है दोस्तों, तो ये लेसर सुंडा द्वीप समूह से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेसर सुंडा द्वीप समूह से संबंधित है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और लेसर सुंडा द्वीप समूह जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, और इंडोनेशिया के पूर्वी भाग तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में आता है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लकड़ी के उत्पादन से संबंधित वन गतिविधि को क्या कहा जाता है? विकल्प क्या है? पशुपालन, समुद्री कृषि, लकड़ी काटना, शैवाल कृषि। इसका उत्तर तो आप ऐसे ही दे सकते हैं दोस्तों कि लकड़ी के उत्पादन से संबंधित वन गतिविधि को क्या कहते हैं। देखिए, पशुपालन हो नहीं सकता क्योंकि पशुओं को पालने से संबंधित है। समुद्री कृषि नहीं हो सकता क्योंकि ये समुद्र के आसपास जो कृषि की जाती है ये उससे संबंधित है। शैवाल कृषि नहीं हो सकती क्योंकि शैवाल कृषि में शैवाल का उगाई जाती है। यहाँ पे लकड़ी काटना होगा दोस्तों। ठीक है, लकड़ी के उत्पादन यानी कि लकड़ी काटना। सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो टिन के अग्रणी उत्पादक है? चीन, पेरू, ब्राज़ील। फटाफट से उत्तर देना है दोस्तों, आप लोगों को उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चीन, पेरू, ब्राज़ील, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही है? सही कोड से उत्तर दीजिए जो नीचे दिए गए हैं। केवल पहला और तीसरा, केवल दूसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? टिन के अग्रणी उत्पादक देश कौन से? चीन भी है, पेरू भी है, ब्राज़ील भी है। ठीक है, पर विश्व स्तर पर चीन सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों हो जाएगा, तो आपका डी विकल्प सही माना जाएगा दोस्तों। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हनीज द्वीप किस समुद्र में स्थित है? विकल्प है भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, एजियन सागर। हनीज द्वीप की बात करें तो लाल सागर में स्थित है दोस्तों। हनीज द्वीप कहाँ स्थित है? हनीज द्वीप लाल सागर में स्थित है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये द्वीप यमन और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित है और लाल सागर के दक्षिण भाग में स्थित है। हनीज द्वीप कहाँ स्थित है? यमन और इरिट्रिया के बीच स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ? यमन
एवं इरिट्रिया के बीच, ठीक है, इरिट्रिया, यमन और इरिट्रिया के बीच स्थित है। ये प्रश्न भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोंटे सिंटो पर्वत किस देश में स्थित है? फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल। मोंटे सिंटो पर्वत कहाँ स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, मोंटे सिंटो पर्वत की बात करें तो कार्सिका द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है ये, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2706 मीटर। मोंटे सिंटो पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 2706 मीटर। बात समझ में आ रही है? और ये स्थित कहाँ है? तो ये फ्रांस में स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा देश गुयाना के साथ भूमि सीमा साझा करता है? विकल्प क्या है? फ्रांस, कोलंबिया, पनामा, सूरीनाम। दोस्तों, गुयाना के साथ भूमि साझा करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस, कोलंबिया, पनामा, सूरीनाम। तो गुयाना की सीमाएं जो हैं वो सूरीनाम यानी पूर्व में, ब्राज़ील यानी दक्षिण में, वेनेजुएला यानी पश्चिम में। तो गुयाना के साथ भूमि सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सूरीनाम। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, गुयाना के सेल बीच की तटरेखा कौन सी जल निकाय बनाती है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। गुयाना के सेल की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर बनाती है। गुयाना के सेल बीच की तटरेखा कौन सी जल निकाय बनाती है? तो ये अटलांटिक महासागर जल निकाय बनाती है। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की सबसे लंबी नदी है? खेरलेन, उदाहरण के लिए ओरखोन, तुउल। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से मंगोलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मंगोलिया की सबसे लंबी नदी होती है ओरखोन। कौन सी होती है दोस्तों? ओरखोन मंगोलिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1124 किलोमीटर। ठीक है, ओरखोन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा सही है? सी विकल्प। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि रबड़ के बागान कहाँ पाए जाते हैं? समशीतोष्ण वन में, पर्वतीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो प्यारे दोस्तों, अगर रबड़ के बागान की बात करते हैं तो रबड़ के बागान, जो रबड़ के पौधे होते हैं वो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और भारत के केरल जैसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। आज का अंतिम प्रश्न क्या है, ग्रैंड कैनियन नदी पर है कोलोराडो, कोलंबिया, ओहियो, मिसिसिपी। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है दोस्तों? फटाफट से उत्तर दीजिए। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? जल्दी से आपको उत्तर देना। तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। मेहनत और संघर्ष से पीछे नहीं भागना है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आप मेहनत और संघर्ष से पीछे भाग जाएंगे तो सफलता आपको कभी नहीं मिल सकती। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।